जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर है जी हमारा 93 और आज के लेक्चर में हम सब्सीक्वेंट इवेंट का कंसेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 20 में ही। लेकिन उससे पहले आपकी होम असाइनमेंट और रिटन रिप्रेजेंटेशन के क्वेश्चंस प्रीवियस लेक्चर में से यानी रिटन रिप्रेजेंटेशन के टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो पूछ लीजिए। शाबाश, कोई भी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं, सब ठीक। अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? अच्छा, प्रॉब्लम आती है अगर आप रिप्रेजेंटेशन लेटर को याद करने की कोशिश करें, या वो जो रिप्रेजेंटेशन लिखी गई है ना आगे उनकी एक्सप्लेनेशन में। तो मैंने आपको बताया था आपको सिर्फ रिप्रेजेंटेशन लेटर रीड करना है और जो टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड बाय ISAs हैं उनकी लिस्ट आपको सिर्फ पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी चूँकि वो सेंटेंस फॉर्म में एक्सप्लेनेशन 2-3 दफ़ा रीड की हो, अव्वल तो पूछेगा नहीं एग्जाम में, अगर पूछेगा तो आप उसको लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं आपको इतना पता होना चाहिए रिलेटिव पार्टी के हवाले से 2 रिप्रेजेंटेशन हैं, अब वो कौन सी रिप्रेजेंटेशन है वो आपको 1 दफ़ा 2 दफ़ा रीड किया होगा, आप खुद पता होगा। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उनको डिस्क्लोजर अप्रोप्रिएटली अकाउंट फॉर किया और दूसरा ऑडिटर को डिस्क्लोज कर दिया गया हो, ठीक है। तो उसको आपने रीड कर लेना, सिर्फ 2-3 ज़बानी याद करने की ज़रूरत नहीं है। कोई कंसेप्ट रिटन रिप्रेजेंटेशन में जी जो ब्लॉक में लिखे हुए जितनी भी रिप्रेजेंटेशंस वो सारी की सारी रिक्वायर्ड बाय ISAs हैं, बिल्कुल। क्या ISAs के अलावा भी ऑडिटर की रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन कर सकता है? उसका रूल क्या है? अपनी मर्जी से जो चाहे आंखें बंद करके, रूल क्या है उसका फिर? कि जहाँ पे मैनेजमेंट की इंटेंशन, जजमेंट्स, फ्यूचर प्लान ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन, प्लान ऑफ एक्शन इन्वॉल्व हो, वहाँ पे ऑडिटर रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन कर लेता है। चलिए और कोई क्वेश्चन? पास पेपर के क्वेश्चन की तरफ चलें फिर? चलिए पास पेपर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर टॉपिक की तरफ चलेंगे। अच्छा, इसमें कल फ्रॉड के भी कुछ क्वेश्चन हमारे टॉपिक में शामिल थे, लेकिन वो होम असाइनमेंट डिस्कस नहीं की कल, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के क्वेश्चन किए। इसलिए आज जो आपको फ्रॉड वाली कुछ क्वेश्चन होम असाइनमेंट के तौर पे केस स्टडीज दी थी उनको भी डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले चाय हो जाए जी, चाय का इंतज़ाम किया जाए। नहीं वो चले गए भाई चले गए। अब समोसा किधर जाएगा यार, समोसे वाला खुद घर से नहीं निकला होगा। क्वेश्चन 6 रिक्वायरमेंट सबसे पहले आइडेंटिफाई द फ्रॉड फैक्टर इन द अबव सिचुएशन। 2 सवाल मेरे, क्या कोर्स ऑफ एक्शन बताना है? क्या फ्रॉड कोर्स ऑफ एक्शन बताना? नहीं बताना। क्यों नहीं बताना? पूछा नहीं हुआ। दूसरी चीज, लेकिन कुछ चीजें चाहे ना भी पूछे ना हम फिर भी बताते हैं। जैसे कोड ऑफ एथिक्स के क्वेश्चन में सिग्निफिकेंस के फैक्टर्स ना भी पूछे हम फिर भी बताते हैं। उसी तरह फ्रॉड रिस्क फैक्टर में या रिस्क आइडेंटिफाई जब हमने किए थे, ये आपको याद होगा चैप्टर 11 में, उसने एक्सप्लेनेशन नहीं भी पूछी और रिस्क की, फिर भी हम बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए आइडेंटिफाई द फ्रॉड रिस्क फैक्टर इन द अबव सिचुएशंस। वो कह रहा है कि फ्रॉड रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करो, क्या एक्सप्लेन भी करेंगे कि क्यों ये रिस्क ऑफ फ्रॉड है, इस फैक्टर की वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या कंपनी को, एक्सप्लेन करेंगे? शाबाश, बिल्कुल करेंगे। तो आइए करते हैं। यू आर द ऑडिटर ऑफ इंफॉर्मेशन लिमिटेड IL विच इज एंगेज इन द डेवलपमेंट ऑफ कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिसमें फ्रॉड हो सके। क्या ये प्रीशियस पोर्टेबल इन्वेंट्री आइटम तो नहीं बनता? नहीं, ये इसको कौन चोरी करके ले, सॉफ्टवेयर थोड़ी कोई फिजिकली चोरी करेगा, इसका तो फार्मूला चोरी हो सकता है। इसमें नेचर की वजह से फ्रॉड रिस्क फैक्टर नहीं है, रिस्क जरूर है। अब याद है एक होता है ऑडिट रिस्क, एक है रिस्क ऑफ फ्रॉड। रिस्क जरूर, इंटेंजिबल एसेट्स है, इसकी रिकग्निशन क्राइटेरिया पता नहीं मीट हुआ कि नहीं हुआ, इसकी मोनेटाइजेशन प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही, रिस्क जरूर है, फ्रॉड रिस्क नहीं है। रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट है, रिस्क ऑफ फ्रॉड नहीं है। लेकिन हमने क्या ढूंढना है? अगर वो रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट कहता मैं जरूर ये इस सॉफ्टवेयर वाली बात से रिस्क आइडेंटिफाई करता। ड्यूरिंग द लास्ट 3 years I have become the leading software development in the industry due to completion of large number of projects। लीडर बन चुका है, अच्छी बात है, हम उसको इस बात में मुबारकबाद देते हैं कि 3 साल में इंडस्ट्री का लीडर बन गया।
ड्यूरिंग द इनिशियल मीटिंग द क्लाइंट हैज इन्फॉर्म्ड दैट। अब ये 2 पॉइंट्स हैं, क्या लाजमी है दोनों पॉइंट्स में फ्रॉड रिस्क फैक्टर हो? लाजमी नहीं है, ज्यादातर होता है लेकिन लाजमी नहीं है। दूसरा, क्या ये लाजमी है? अच्छा, हर पॉइंट में तकरीबन रिस्क फैक्टर होगा, क्या लाजमी है कि एक पॉइंट में एक ही रिस्क फैक्टर हो? एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, ये जहन में रखिएगा, ठीक है। 1-1-1 रूल नहीं है, 1 पॉइंट में 0 भी हो सकता है, 1 पॉइंट में मल्टीपल भी हो सकते हैं। IL has achieved a growth of 60% as compared to growth target of 30% set for the financial year ended 30th June 2016. And board of directors are considering to distribute 25% profit to the management staff as performance bonuses. जी बताइए, एक के 2 रिस्क, एक रिस्क के 2 रिस्क के कोई भी नहीं, 2 कौन कौन से? एक तो अनयूजुअली हाई ग्रोथ, यानी अंदाजा था 30% ग्रोथ होगी और 60% हो गई। मेरा ख्याल है दिन रात एक किया होगा, सख्त मेहनत की होगी। ऑडिटर तो ऐसे नहीं ना सोचता। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या कहता है? कोई ना कोई इसने गड़बड़ की है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रॉड हो सकता है। अच्छा, आप बताइए, उसने वैसे तो लाजमी नहीं है लेकिन वैसे ही कंसेप्ट टेस्ट करना चाह रहा हूँ, उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ की होगी? क्या क्या वारदात की होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? सेल, फेक सेल रिकॉर्ड की होगी, खास तौर पे ईयर एंड पे एक्सपेंसेस को डिले रिकग्निशन की होगी, और अजम्पशन और एस्टिमेट्स को इनएप्रोप्रिएटली चेंज किया होगा, और डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स में फॉर्जरी की होगी। ठीक है, ये कौन से वाले पॉइंट्स हैं? ये कौन से वाले पॉइंट्स हैं जो बता रहा हूं? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के मैनेजमेंट जब फ्रॉड करती है, कंट्रोल्स को ओवरराइड करती है, और कैसे करती है? 6 टेक्निक्स थी, 6 टेक्निक्स थी। हाँ जी, चलिए ये फ्रॉड एग्री करते हैं, 60% 30% फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। दूसरा फ्रॉड रिस्क फैक्टर क्या सिचुएशन में? कि उनको प्रॉफिट का एक सर्टेन परसेंटेज बोनस के तौर पे दिया जाए। इससे फर्क नहीं पड़ता 10% दे रहे हैं, 20 दे रहे हैं, 30% दे रहे हैं, इससे फर्क पड़ता है दे रहे हैं बोनस का, प्रॉफिट का एक सर्टेन परसेंटेज बोनस। तो मैनेजमेंट की कोशिश क्या होगी? प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होगा, इनका बोनस ज्यादा से ज्यादा होगा। 2 फ्रॉड रिस्क फैक्टर, 60-30 वाला और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वाला। सिग्निफिकेंट ग्रोथ एग्री करते हैं? अच्छा, फ्रॉड रिस्क फैक्टर में तो हमने सिर्फ हेडिंग पढ़ी थी, तो आगे एक्सप्लेन कर देंगे कि आप इस काबिल हैं कि हेडिंग अगर पता चल जाए तो एक्सप्लेन कर सके, लेकिन वो भी उस सूरत में कर सकेंगे अगर 2-3 दफा पढ़ा हो कि आपने सोल्यूशन को पढ़ा, इसके सेंटेंस को पढ़ा, इसके कि किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, वो पढ़ते जाना है, ठीक है, ताकि आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स इंप्रूव होती रहे। नेक्स्ट, वन ऑफ द कंपेटिटर हैज शोन इट्स विलिंगनेस टू एक्वायर IL। एक कंपेटिटर ने कहा कि मैं IL को एक्वायर करना अच्छा, मुझे इससे एक पुराना कंसेप्ट याद आ गया। जब कोई क्लाइंट का CFO हमारे किसी ऑडिट टीम मेंबर को जॉब ऑफर करता था, वो ये नहीं कोई केस स्टडी में बताता था कि हमारे जो सीनियर है उसने उसको एक्सेप्ट किया कि नहीं किया, ये नहीं बताता ये, लेकिन ये बताता था जॉब ऑफर की है। थ्रेट राइज होता था कि नहीं? थ्रेट राइज होता था ना। उसी तरह मुझे बताइए, यहाँ पे उसने कहा कंपेटिटर ने ऑफर किया, ये नहीं बताया कि जो हमारा क्लाइंट है वो उसके शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर्स ने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, यानी वो बेचने में रिस्क राइज होना चाहिए कि नहीं? रिस्क राइज होना चाहिए। क्या रिस्क है इसमें? क्योंकि अब जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर या शेयर होल्डर्स ने अगर उनको शेयर बेचने हैं तो वो चाहेंगे प्राइस ज्यादा मिले। प्राइस क्या दे? हाँ जी, कंपेटिटर क्या चीज देख के प्राइस पे करेगा? प्रॉफिट देख के, एसेट्स देख के। तो कंपनी कोशिश करेगी कि प्रॉफिट और एसेट्स ओवरस्टेड हो ताकि ज्यादा से ज्यादा प्राइस मिले। रिस्क ऑफ फ्रॉड है, पढ़ा था, लिस्ट में था कहीं ये? लिस्ट में था कहीं ये भाई? हाँ बिल्कुल था, शाबाश शाबाश, क्लियर। इसमें कोई प्रॉब्लम इस केस स्टडी में?
अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, छोटा सा क्वेश्चन, शाबाश, ये तो फौरन आपने पिक कर लिया होगा। क्या लिखना है? अरे ब्रीफली स्टेट द ऑडिट प्रोसीजर विच में बी परफॉर्म टू आइडेंटिफाई द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। टू आइडेंटिफाई, कौन से प्रोसीजर लिखने हैं? टू आइडेंटिफाई, पहले वाले के बाद वाले? टू आइडेंटिफाई, वो कौन से प्रोसीजर है? कौन से हैं? पहले वाले हैं तो कौन से पहले वाले? वही वाले जो किताब में लिखे हुए, वही वाले ना? क्यों नहीं याद करके आते? क्यों नहीं? जी भाई, मेक इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट, और आगे 4 इंक्वायरीज थी। मेक इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर्स विद इन द एंटिटी। शाबाश, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं। ब्रीफली स्टेट द ऑडिट प्रोसीजर विच में बी परफॉर्म्ड ऑन आइडेंटिफाइंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब कौन से? जनरल प्रोसीजर। कौन से वाले? ओवरऑल अप्रोच। उसमें एक प्रोसीजर बता दे ताकि मुझे पता चल जाए सही जगह पे लैंड कर गया। अनप्रेडिक्टेबिलिटी। शाबाश। अच्छा, इसको थोड़ा सा मजीद चेंज कर रहा हूं। ब्रीफली स्टेट द ऑडिट प्रोसीजर व्हिच में बी परफॉर्म्ड टू एड्रेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। टू एड्रेस, टू है लेकिन एड्रेस है। पहले वाले के बाद वाले? बात टू एड्रेस मसले को तभी किया जाता है जब वो आइडेंटिफाई हो चुका हो, तो ये बाद वाले प्रोसीजर में। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे एक अहम कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ केस स्टडी में, अगर आप कहें तो, वरना नहीं। बताऊं? गौर से पढ़िए इस डेढ़ लाइन को। बढ़ लिया जी? क्वेश्चन मेरा, अच्छा, मैंने कभी किसी आर्ट में आपको यह बताया हुआ है कि आर्टर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जनरल, कुछ स्पेसिफिक होती हैं, जो स्पेसिफिक होती हैं। और क्या मैंने इससे भी अहम ये बात बताई हुई है कि केस स्टडी में अगर कोई स्पेसिफिक इवेंट आ जाए तो और कोर्स ऑफ एक्शन पूछ रहा हो, आपने उसके प्रोसीजर लाजमी बताने हैं। आपने प्रोसीजर लाजमी बता, कब प्रोसीजर लाजमी बताने हैं? जब केस स्टडी के अंदर कोई स्पेसिफिक इवेंट डिस्कस कर दे तो कोर्स ऑफ एक्शन में आपने उसके प्रोसीजर जरूर बताने हैं, अगर रिक्वायरमेंट उसकी कोर्स ऑफ एक्शन प्रोसीजर की है। अगर रिक्वायरमेंट सिर्फ इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट की है, फिर हम नहीं बताते, क्योंकि फिर तो सिर्फ इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट बताना है ना। क्लियर? इसको जरा गौर से पढ़ के मुझे बताइए, इसमें कोई स्पेसिफिक इवेंट आ रहा है? इसमें कोई स्पेसिफिक इवेंट आ रहा है? फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, जनरल पॉइंट उसने दे दिया, फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। क्या कोई स्पेसिफिक फैक्टर बताया है उसने? पक्की बात है, नहीं बताया। अच्छा, क्या होता अगर वो फ्रॉड रिस्क फैक्टर तो क्रिएट करता लेकिन कोई स्पेसिफिक फैक्टर बता देता? जैसे वो कहता कि सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हैं, तो क्या हमने ये पढ़ा हुआ है ये एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर है? सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं, क्या हमने ये पढ़ा हुआ है? अच्छा, ये भी फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टीज आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, फ्रॉड रिस्क फैक्टर है जी। अगर ये लिखा होता आप क्या लिखते? रिलेटेड पार्टी के स्पेसिफिक प्रोसीजर के अभी ओवरऑल अप्रोच ही लिखते। हाँ, पहले स्पेसिफिक प्रोसीजर लिखते क्योंकि स्पेसिफिक इवेंट डिस्कस कर दिया, उसके बाद अगर मार्क्स होते तो ओवरऑल अप्रोच भी लिखते। भाई बात समझ आए? बहुत अहम चीज बता रहा हूं आपको, केस स्टडी में कुछ भी हो जाए, अगर स्पेसिफिक इवेंट आ गया ना, आपने उस स्पेसिफिक इवेंट के सब्सटेंटिव प्रोसीजर लिखने होते हैं। अगर रिक्वायरमेंट कोर्स ऑफ एक्शन किया तो स्पेसिफिक प्रोसीजर लिखने होते हैं, बल्कि स्पेसिफिक प्रोसीजर फिर पहले लिखते हैं, जनरल बाद में लिखते हैं। जनरल बाद में लिखते हैं। क्लियर? उसने कहा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई कर ली, ऑडिटर ने जो मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई नहीं की, ठीक है, तो वो प्रोसीजर जो पढ़े हैं 6-7, ठीक है, वो बिछड़ा भाई वाले सारे प्रोसीजर। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में कह दे कि फिक्स एसेट्स डिस्पोज किया है,
और बाद में पता चला जिसको डिस्पोज किया है वो एक रिलेटेड पार्टी है। अब आपने डिस्पोजल के प्रोसीजर भी लिखने हैं क्योंकि स्पेसिफिक इवेंट बता दिया, और फिर उसके बाद अगर मार्क्स ज्यादा हैं रिलेटेड पार्टी के भी पिक कर रहे हैं। तो यहां पे फ्रॉडिस्ट फैक्टर में अगर जनरल वर्ड बोल दे रिस्क ऑफ फ्रॉड है तो ओवरऑल अप्रोच सिंपल, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक इवेंट बोल दे तो फिर स्पेसिफिक इवेंट के सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी बताने हैं। और ये रूल पूरे ऑडिट का है, सिर्फ इस एक चैप्टर का नहीं है कि केस स्टडी में अगर रिक्वायरमेंट में कोर्स ऑफ एक्शन उसने पूछा है तो जो भी इवेंट उसने क्वेश्चन के अंदर बता दिया हमने उसके प्रोसीजर डिस्कस करने हैं। भाई क्लियर हो गई ये बात? ये इस क्वेश्चन के साथ ये लिख किसी ऐसी जगह लिख दे कि बार बार उस पर नजर पड़ती रहे कि केस स्टडी में स्पेसिफिक इवेंट आया तो हमने स्पेसिफिक प्रोसीजर पहले बताने हैं। केस स्टडी में किसी भी केस स्टडी में स्पेसिफिक इवेंट आया हमने स्पेसिफिक प्रोसीजर पहले बताने हैं। जर्नल अगर मार्क्स हुए तो बाद में। मेरा भाई नहीं लिख रहा क्योंकि भाई को याद हो गया है ना, लिख लिया, शाबाश, बेहतरीन बेहतरीन। चलिए जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये कोई बड़ा सा क्वेश्चन आ गया, रिक्वायरमेंट पहले क्या क्वेश्चन पढ़ के लग रहा है केस स्टडी है। कह रहे जी आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली डिस्क्राइब द फ्रॉडिस्ट फैक्टर्स इन द अबव सिनेरियो। हमने कहा ब्रीफली डिस्क्राइब लिखने की क्या जरूरत है, हमें पहले ही पता है डिस्क्राइब करना होता है, ठीक है। हाँ उससे प्रोसीजर कोई नहीं पूछा, और आपको पता है फ्रॉडिस्ट फैक्टर में नॉर्मल प्रोसीजर नहीं पूछता, वो ऑडिट रिस्क में पूछता है। B state whether it would be advisable to use the internal audit working papers in the above situation and give 3 distinct reasons to support your decisions। अब ये इंटरनल ऑडिट वाला भी उसने मिक्स कर दिया, इसका मतलब है फ्रॉड के साथ इंटरनल ऑडिट दो टॉपिक्स उसने एक केस स्टडी में मिक्स कर। और आपको बताया था ICAP का ये लेटेस्ट तरीका वारदात है कि वो क्या करता है, एक केस स्टडी के अंदर दो टॉपिक्स या दो इश्यूज को इन्वॉल्व कर देता है। और स्टूडेंट इसमें सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, एक इश्यू को पिक कर लेते हैं, एक को स्किप कर देते हैं। बहरहाल देखते हैं जी फ्रॉडिस्ट फैक्टर, फिर उसके बाद ये भी बताना है इंटरनल वर्किंग पेपर्स। योर फर्म इज द ऑडिटर ऑफ सेल फोन्स प्राइवेट लिमिटेड विच ऑपरेट्स ए चेन ऑफ मोबाइल फोन रिटेल आउटलेट्स। मोबाइल फोन रिटेल आउटलेट्स, इसको अंडरलाइन कीजिए। अच्छा दो प्रॉब्लम्स आ रही, एक ये आ रही है कि वेरियस प्लेसेस के ऊपर इन्वेंट्री मौजूद है, चेन है ना, इससे रिस्क राइज होता है कि इन्वेंट्री एग्जिस्ट, लेकिन वो ऑर्डर रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट है, रिस्क ऑफ फ्रॉड नहीं है। रिस्क ऑफ फ्रॉड क्या है, रिस्क ऑफ फ्रॉड क्या है, प्रीशियस एंड पोर्टेबल इन्वेंट्री आइटम्स। क्या मोबाइल फोन प्रीशियस पोर्टेबल इन्वेंट्री आइटम है, इसको अंडरलाइन करें, ये फ्रॉडिस्ट फैक्टर है। फिर about 20% of the shareholding in CPPL is owned by Anwar and his wife। ठीक है, हाँ ये रिलेटेड पार्टी है, लेकिन आगे उसको मजीद क्लैरिफाई कर रहा है। अनवर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ CPPL एंड आल्सो लुक्स आफ्टर द फाइनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। he also looks after finance and operations of the company। मैनेजमेंट शेयर होल्डिंग दोनों पोजीशन, सिग्निफिकेंट मेजर शेयर होल्डर। अच्छा छोटा नॉर्मल शेयर होल्डर हो ना चीफ एग्जीक्यूटिव, तो ये अच्छी बात समझिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन अगर मेजर शेयर होल्डर होगा तो वो अपने शेयर प्राइस को बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ कर सकता है, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऐसी है ना, क्योंकि हर फेक एंट्री रिकॉर्ड करने के साथ इसकी शेयर प्राइस अप होती जाएगी। क्लियर? तो हमें प्रॉब्लम इसके मेजॉरिटी शेयर होल्डर होने पे नहीं थी, अगर अकेला मेजॉरिटी शेयर होल्डर होता। हमें प्रॉब्लम इसके CEO होने पे भी ना होती अगर अकेला CEO होता। हमें प्रॉब्लम किस चीज पे है, CEO भी है, मेजर शेयर होल्डर भी है, ठीक है। ये इसका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आ गया अगर ऑडिट की लैंग्वेज में बात करें, हालांकि वाइडर के कंटेक्स्ट से यूज होता है, लेकिन क्लियर। अच्छा फिर बताइए, अगर वो क्वेश्चन में कहता है CEO ही हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट भी है या उसका दोस्त भी है, इन इफेक्ट
फिर बिल्कुल इंडिपेंडेंट। एक क्वेश्चन में आपको याद है उसने कहा था कि वो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को भी लीड कर रहा है, तो हमने कहा था भाई वो खुद ही चोर, खुद ही सिपाही, चोर सिपाही खेलता रहा है। सेल्फ रिव्यू थ्रेट एक तरह से, हालांकि होता नहीं क्योंकि वो तो ऑडिटर के कंटेक्स्ट में कि मैनेजमेंट के तौर पे जो काम कर रहा है इंटरनल ऑडिट के तौर पे वही उसको चेक कर रहा है। भाई ये समझ आई यहाँ पे फ्रॉड रिस्क फैक्टर है क्या? फिर दूसरा फ्रॉड रिस्क फैक्टर क्या है? चीफ एग्जीक्यूटिव में मेजॉरिटी शेयर होल्डर है। क्लियर? अच्छा एक चीज और मुझे बताइए, ये थोड़ी टेक्निकल बात है, शायद आपको समझना है, इसलिए मैंने इसको बुक में डिस्कस नहीं किया। चीफ एग्जीक्यूटिव आपने लॉ में पढ़ा होगा, वो पूरी कंपनी को मैनेज कर रहा होता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस का काम भी देखे, फाइनेंस का काम भी देखे, बल्कि हम तो कहते हैं मार्केटिंग का भी देखे, हम तो कहते हैं ये ह्यूमन रिसोर्स का भी देखे, इसमें प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक हिरार्की होती है कि सीईओ है ना, इसके नीचे अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड सीएफओ अलहदा बंदा हो, वो इसको रिपोर्ट कर रहा, बजाय ये कि ये खुद डिसीजन मेकिंग कर रहा हो। क्योंकि सीईओ नॉर्मली उसमें लीडरशिप स्किल्स होते हैं, मैनेजेरियल स्किल्स होती हैं, सीईओ की जॉब डिस्क्रिप्शन बता रहा हूं आपको, मैनेजेरियल स्किल होती हैं, लेकिन उसमें टेक्निकल स्किल्स नॉर्मली ज्यादा, बिजनेस स्किल होंगी, लीडरशिप स्किल्स होंगी, मैनेजेरियल स्किल्स होंगी, लेकिन सीईओ आईएफआरएस का एक्सपर्ट हो सकता है ना हो। अब अगर क्वेश्चन गौर से सुनेगा, थोड़ी सी टेक्निकल बात है, अगर वो कहता है ना कंपनी का सीईओ पूरी कंपनी को लीड कर रहा है, सबके डिसीजंस को रिव्यू कर रहा है, तो ये ठीक है। लेकिन अगर वो कहे सीईओ ही अकाउंट्स डिपार्टमेंट को चला रहा है, सीईओ खुद ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट को चला रहा है, तो इतने ज्यादा फंक्शंस एक पर्सन में इकट्ठे हो जाना, लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। शाबाश, फर्क समझ आ रहे हैं? यानी अगर सीईओ है, सारी कंपनी को लीड कर रहा है, लेकिन हर डिपार्टमेंट का हेड अपना काम कर रहा है, सीईओ सिर्फ उनकी सुपर में मॉनिटरिंग कर रहा है, ये गुड सिचुएशन है। लेकिन वो हर डिपार्टमेंट को खुद ही चला रहा है, ये बैड सिचुएशन है। जैसे उसको नहीं पता होगा, एक केस स्टडी में उसने इसको जिक्र किया कि सीईओ काउंटिंग एस्टिमेट्स अप्लाई कर रहा है, सीईओ खुद काउंटिंग एस्टिमेट्स बना रहा है, वो सफिशिएंटली एक्सपीरियंस नहीं होता इस चीज के लिए, वो तो सीएफओ होता है। सीईओ सीएफओ की पोजीशन में फर्क पता है ना? तो इसीलिए सीईओ अगर निगरानी करे तो ओके, लेकिन अगर ज्यादा फंक्शंस वो खुद परफॉर्म कर रहा हो तो ये लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है। ये उसको हमने शाबाश नहीं देनी, ये बहुत अच्छा काम करते हो, 4 लोगों का काम एक बंदा कर लेता है, ये आम जुबान में बोलने आम डिले, तो ये अच्छी उसकी सिफ्त के तौर पे बताया कितना अच्छा, 4 लोगों का काम एक ही बंदा कर रहा है। लेकिन एज ऑडिटर स्केप्टिसिज्म है, 4 बने का, इसका मतलब है अगर एक जगह पे गलती कर रहा है तो कोई दूसरा उसको देखने वाला नहीं है। तो रिस्क ऑफ फ्रॉड इस केस में ये इंटेंशनल कंट्रोल वीकनेस है ना, ये तो जो भी इंटेंशनल कंट्रोल वीकनेस होती है उससे हम रिस्क ऑफ फ्रॉड में लेके जाते हैं। तो यहाँ पे एक मोबाइल फोन वाला रिस्क ऑफ फ्रॉड आ गया, एक मेजॉरिटी शेयर होल्डर वाला रिस्क ऑफ फ्रॉड आ गया कि सीईओ मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, और फिर इसके बाद वो फाइनेंस और ऑपरेशंस को खुद देख रहा है, लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। ये भी एक रिस्क ऑफ फ्रॉड है, अगर आप समझ सके, नहीं समझ सके तो उसको छोड़ दें। फिर आगे कह रहा है इंटरनल ऑडिट फंक्शन की बात, कंप्राइज ऑफ 3 सीनियर ऑफिसर्स हु आर ग्रेजुएट्स। 3 को अंडरलाइन करें, ग्रेजुएट्स को अंडरलाइन करें, बहुत पूरी चेन है। क्या आपके, अब ये थोड़ा सा जजमेंटल कॉल है 3 के ऊपर कि क्या 3 का स्टाफ सफिशिएंटली रिसोर्स है, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में 3 लोग हो सिर्फ सफिशिएंटली रिसोर्स हैं, ये लगी जजमेंटल है। हो सकता है कंपनी छोटी हो तो हो जाते हैं, कंपनी बड़ी हो तो नहीं होते, इसको चले हम स्किप कर भी दें। अगला वर्ड ग्रेजुएट्स, क्या ये सफिशिएंट इनके पास क्वालिफिकेशन है? नहीं, कॉम्पिटेंस, ठीक है, ये इनकी कॉम्पिटेंस में डाउट क्रिएट करता है। ग्रेजुएट का मतलब क्या हुआ, बीए वगैरह किया होगा इन्होंने, बीकॉम बीएससी वगैरह की होगी, इनके पास कम से कम किसी 1-2 लोगों के पास तो रेलिवेंट ऑडिटिंग स्किल्स होनी चाहिए थी, एक्सपीरियंस होना चाहिए था, नहीं है। मैनेजमेंट में बिल्कुल डिपेंड, देखें इंटरनल ऑडिटर के बारे में
कोई लॉ ने क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ, किसी को भी रख सकते हैं, जिसका ये मतलब नहीं है मैट्रिक फेल को रख ले, लीगली रख सकते हैं, लॉ ने इजाजत दिया है। मैट्रिक फेल को हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट क्या रखा जा सकता है, लॉ कहता है मुझे कोई मसला नहीं। लेकिन अगर कंपनी ने रख दिया है, क्या ऑडिटर को तो मसला होगा ना, इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, कॉम्पिटेंस नहीं है, ठीक है, यूज नहीं करेंगे। तो इसीलिए ग्रेजुएट्स की वजह से प्रॉब्लम, ग्रेजुएट्स को अंडरलाइन कर लें। केस स्टडी में एक एक लफ्ज की वजह से प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होती है ना, इसमें ग्रेजुएट्स की वजह से। Their duties include checking of counting records, physical stock taking, preparation of bank reconciliation, reviewing payments and verification of fixed and current assets। ये ड्यूटीज हैं। इनमें बताइए किसी ड्यूटी में कोई प्रॉब्लम है, किस ड्यूटी में प्रॉब्लम है? फिक्स एसेट्स को चेक कर वेरीफाई कर रहे हैं, खुद फिक्स एसेट रजिस्टर नहीं बना रहे। अगर खुद फिक्स एसेट रजिस्टर बना रहे होते ना तो हम कहते हैं ये तो मैनेजमेंट का काम है, इंटरनल ऑडिट वाले तुमने तो चेक करना है, तुम क्यों ये काम कर रहे हो। अगर वो कहता है इंटरनल ऑडिट वाले सेल इनवॉइसेस बना रहे हैं, हम कहते हैं फिर प्रॉब्लम है, कंफ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर काम इंटरनल ऑडिट वाले करेंगे तो चेक कौन करेगा, ठीक है। नॉर्मल तो ये होता है मैनेजमेंट ने काम करना है, इंटरनल ऑडिट ने चेक करना है। यहां पे अगर आप देखें तो एक ड्यूटी ऐसी है जो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम करने वाली है, प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये मैनेजमेंट का काम है, इंटरनल ऑडिटर का काम है चेक करना कि ये सही बन रही है कि नहीं बन रही। तो ये एक कंफ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाली बात आ गई, ठीक है। अब इंटरनल ऑडिटर, अब ये दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, इसमें एक हमने कमेंट कर लिया क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के ऊपर, एक कमेंट कर दिया उसकी कंफ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। क्लियर जी, आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज अनवर स्ट्रेस्ड द नीड फॉर अर्ली कंप्लीशन ऑफ ऑडिट in order to be able to submit the audit financial statement for seeking a long term finance। क्या कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई हो रहा है? एक नहीं दो, कौन कौन से? अर्ली रिपोर्ट देना चाह रहे हैं। एक अर्ली, इसका मतलब क्या हुआ, प्रेशराइज कर रहा है ताकि ऑडिटर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन ना कर सके, ये रिस्क फैक्टर। दूसरा रिस्क फैक्टर क्या है, लोन लेना है। क्या लोन लेना हो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैंक को सबमिट करवा के रिस्क को फ्रॉड होता है? क्योंकि बैंक ने लोन देना है एसेट्स को देख के, तो एसेट्स को ओवरस्टेट किया जा सकता है। अगर शेयर्स बेचने हो उसमें भी फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, क्या प्रॉफिट को ओवरस्टेट किया जाएगा, क्योंकि शेयर होल्डर प्रॉफिट को देख रहा होता है जो खरीदार होता है, और जो बैंक होता है वो नॉर्मली एसेट्स को देख रहा होता है, कितने एसेट्स हैं। कैश फ्लो को भी बिल्कुल जनरली प्रॉफिट को भी देखता है, प्रॉफिटेबिलिटी को भी देखता है, लेकिन ज्यादा फोकस बैंक का। बहरहाल दोनों ही, शेयर खरीदने वाले और लोन देने वाले, इन्वेस्टर और लेंडर, दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सामने रख के डिसीजन करते हैं। दोनों केस में फ्रॉड रिस्क फैक्टर है कि कंपनी शेयर को बेचने के लिए, लोन हासिल करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मिसस्टेट कर सकती है, विंडो ड्रेसिंग जिसे हम कहते हैं। He was also viewed that internal audit working papers would be of enormous help in performing an early completion of the audit। अच्छा, यहाँ पे एक हिडन प्रॉब्लम है, हिडन प्रॉब्लम। बाज़ औक़ात कभी कभार केस स्टडी में कोई हिडन प्रॉब्लम्स भी होती हैं। जैसे एक केस स्टडी में उसने कहा कि ऑडिटर आया, उसने इन्वेंट्री के स्टॉक काउंट किया, जितनी इन्वेंट्री लिस्ट पे लिखी थी उतनी ही मौजूद थी, उसने सारी आइटम्स को चेक कर लिया फॉर एग्जांपल। बताइए क्या प्रॉब्लम है? उसने उसकी एग्जिस्टेंस को तो चेक कर लिया, वैल्यूएशन को चेक नहीं किया, वैल्यूएशन को चेक नहीं किया। इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती है ये तो चेक कर लिया, लेकिन वो प्रॉपर वैल्यू ऑब्सोल्यूट स्टॉक तो नहीं है, ये चेक नहीं किया। लेकिन बहरहाल ये एग्जांपल मैंने ऐसे दे दी। अभी हमने पढ़ना है ये टॉपिक, ये इंटरनल कंट्रोल वाला है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीक में भी हमारा लास्ट वीक हो, या हो सकता है 2-3 दिन एक्स्ट्रा हो जाए, बताया 2-3 दिन एक्स्ट्रा। 31 तारीख बताया था ना डेडलाइन, उम्मीद है 31, लेकिन वो अगर छुट्टियाँ, हाँ जी। बहरहाल तो अब इसमें क्या है भला, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ऑडिट कमेटी नहीं है। ऑडिट कमेटी समझते हैं क्या होती है? वो क्या होते हैं? इंटरनल ऑडिटर्स चीफ एग्जीक्यूटिव के अंडर काम करते हैं कि ऑडिट कमेटी? ऑडिट कमेटी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सब कमेटी। ऑडिट कमेटी के
यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको ऑडिट कमेटी कहीं नजर नहीं आएगी, और इस आखिरी लाइन से ये लग रहा है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ही सुपरवाइज करता है इंटरनल ऑडिट वालों को। क्लियरली नहीं लिखा, एग्रीड। आप कहेंगे ना सर क्लियरली तो नहीं लिखा, एग्रीड। लेकिन क्या ये इंडिकेशन मिल रही है कि इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट वाले रिपोर्ट कर रहे हैं ऑडिट कमेटी को नहीं, डायरेक्टर्स को नहीं, चीफ एग्जीक्यूटिव को। भाई डिपार्टमेंट है, किसी ना किसी को तो रिपोर्टिंग कर रहा होगा, लेकिन उसने नहीं मेंशन किया ऑडिट कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्टिंग। तो ये भी एक तरह से थोड़ा सा मुश्किल फ्रॉड रिस्क फैक्टर है कि इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंटली डायरेक्टर्स को रिपोर्ट नहीं कर रहा, और क्वेश्चन में चूंकि वो एम्फसाइज कर रहा है अनवर कि इंटरनल ऑडिट के वर्किंग पेपर चेक कर लो, इसका मतलब है ये उनके काम में इन्वॉल्व है, ये इनके काम में इन्वॉल्व है। तो ये हमारा एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर हो गया। भाई क्लियर हुए अब कि ये चीफ है, ये जो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। ये हमारा फ्रॉड रिस्क फैक्टर में भी आएगा और इंटरनल ऑडिटर की वैल्यूएशन में भी आएगा। फिर से क्विक रिकैप करते हैं। इस क्वेश्चन में उसने दो चीजें पूछी थी, फ्रॉड रिस्क फैक्टर और इंटरनल ऑडिटर पे रिलाई करेंगे कि नहीं करेंगे वर्किंग पेपर पे। यानी दूसरे अल्फाज में हमने इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट की वैल्यूएशन करनी है, पास हो गए तो उनके वर्किंग पेपर यूज करें, वरना नहीं। फ्रॉड रिस्क फैक्टर इस केस में कौन कौन से थे? पहला, प्रीशियस पोर्टेबल इन्वेंटरी आइटम मोबाइल फोन की वजह से पता चला। दूसरा, उसने कहा सीईओ के पास 25% शेयर होल्डिंग है स्पाउस समेत, मेजॉरिटी शेयर होल्डर ही मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है। फिर इसके बाद थर्ड, उसने कहा कि सीईओ ही बाकी के काम खुद संभाल रहा है, खुद। ये तीन रिस्क फैक्टर हो गए। इसके अलावा एक इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट नहीं है, ये ऑप्शनल है आपके लिए, ठीक है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट, ये भी फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। अच्छा, अब इंटरनल ऑडिटर की वैल्यूएशन में आए। इंटरनल ऑडिटर की वैल्यूएशन में क्या क्या प्रॉब्लम आई हमें? ग्रेजुएट्स के ये इनके पास एक्सपीरियंस कॉम्पिटेंस नहीं है। फिर दूसरी प्रॉब्लम आई कि मैनेजेरियल कन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज में एंगेज्ड है। तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, तीसरा इशू आया इनकी वैल्यूएशन में कि ये रिपोर्ट सीईओ को कर रही है, सीईओ इनकी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, इंडिपेंडेंट नहीं है। शाबाश, इंडिपेंडेंट नहीं है इंटरनल। ये 3 पॉइंट आ गए। फ्रॉड रिस्क फैक्टर में एक और भूल के पॉइंट पे लिखा होता लॉन्ग टर्म फाइनेंस वाला, कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस हासिल करना है। तो ये 4-5 फ्रॉड रिस्क फैक्टर और 3 शायद हमने फैक्टर्स इंटरनल ऑडिटर की वैल्यूएशन के पिक कर लिए। अब बताइए, कंक्लूजन दीजिए, क्या आप इंटरनल ऑडिटर डिपार्टमेंट के वर्क पे रिलाई करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि ये तीनों चीजें नेगेटिव हैं। हम इसके प्रोबेबली वर्क पे रिलाई नहीं करेंगे। जी क्लियर हो गया ये? चलिए, इस केस स्टडी में कोई 3-4 पॉइंट क्लियरली पिक कर दें। 2 पॉइंट्स ऐसे थे जो थोड़े से डिफिकल्ट थे। एक ही बंदा डिफरेंट एक्टिविटीज में डायरेक्टली खुद इन्वॉल्व है। सीईओ ने सीएफओ की सुपरविजन करनी है, खुद सीएफओ नहीं बन जाना, ठीक है जी। तो इसमें रिस्क। और इसी तरह दूसरा, इंटरनल ऑडिटर की टीम की रिपोर्टिंग की, उसमें सीईओ की इन्वॉल्वमेंट थी, लेकिन क्लियरली उसने नहीं बताया। बाकी इजी थे, कोई प्रॉब्लम इसमें? आगे चलते हैं। रिप्रेजेंटेशन फेवरेट हमारा, रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट आर कंसीडर्ड एज एविडेंस। यस, रिप्रेजेंटेशन एविडेंस है, लेकिन कौन सा एविडेंस? सपोर्टिंग एविडेंस है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट नहीं है। डिस्क्राइब द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। एलिमेंट को अंडरलाइन करें, क्या कहना चाह रहा है? ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। एलिमेंट से क्या मुराद है उसकी? भाई जिस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन। आपको याद है केस स्टडी हमने की थी जिसमें उसने हमें कोई सिचुएशन देके कहा था, बताओ इसमें से कौन कौन सी मैटर आप एंगेजमेंट लेटर में इंक्लूड करोगे? याद है? उसमें अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हुई थी, याद है? उसमें रीवैल्यूएशन हुई थी, याद है? मैनेजमेंट, याद है केस स्टडी? तो उसी तरह जिस तरह उसने केस स्टडी बना के हमसे पूछा था, बताओ मैनेजमेंट लेटर के हवाले से इस के स्पेसिफिक केस स्टडी में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट लेटर में इंक्लूड करोगे? तो हमने केस पढ़ के रेलिवेंट इंफॉर्मेशन कहा था। उसी तरह अगर उसी स्टाइल में हमें केस स्टडी दे दे कि ये इंफॉर्मेशन बढ़िया है, बताओ कौन कौन सी चीज रिप्रेजेंटेशन लेटर में इंक्लूड करोगे? एलिमेंट से मुराद उसके कौन कौन सी आइटम इंक्लूड की जाएगी, ठीक है। रिलेटेड पार्टी एक एलिमेंट है, इमटेरियल मिसस्टेटमेंट एक एलिमेंट है, लीगल केसेस वगैरह, तो आप उसको हैंडल कर लेंगे।
तो एलिमेंट वो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन कह रहा है, लिस्ट बता दो मुझे रिप्रेजेंटेशन लेटर में जो जो मैटर्स होते हैं। है काम का क्वेश्चन। रिक्वायर्ड वेदर इट वुड बी नेसेसरी टू ऑब्टेन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ दी अबव मैटर्स। बताना है कि रिप्रेजेंटेशन इंक्लूड की जाए कि आपने डिसीजन कैसे करना है, पहले तो मुझे ये बताएं। स्टेप नंबर 1 देखना है ये मैटर रिक्वायर्ड बाय आईएसएस की लिस्ट में है कि नहीं। अगर नहीं है, स्टेप नंबर 2 देखना है कि क्या इसमें मैनेजमेंट की जजमेंट, उनका एस्टिमेट, सिग्निफिकेंट कोर्स ऑफ एक्शन, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन शामिल है कि नहीं। अगर है तो फिर भी, और अगर नहीं है तो बताइए कौन से मैटर्स हैं जिन पे हमेशा रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी है रिक्वायर्ड बाय आईएसएस। कौन से मैटर्स है जिन पे कभी रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन नहीं करनी, मिस स्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन। कौन से मैटर्स है जिन पे रिप्रेजेंटेशन हो सकता है ऑब्टेन करें, हाँ जो आईएसएस में नहीं है उनमें अगर वो मैनेजमेंट की एस्टिमेट्स, प्लान ऑफ एक्शन से रिलेट करते हैं तो रिप्रेजेंटेशन करेंगे, वरना नहीं। तो ये ध्यान में रखना है, कब ऑलवेज यस, कब ऑलवेज नो, और कब डिपेंडिंग ऑन केस डिसीजन करना है। आइए फिर, तैयार हैं जी? ये आपके रिटन रिप्रेजेंटेशन का इम्तिहान है। You are the audit manager at Afzal Textile Mills Limited. While reviewing the draft financial statements, the working paper file, following matters have come to your attention. आपने मुझे yes या no करना है और इसकी रीजन बतानी है। There is significant decline in number of related parties and related party transactions. किस लफ्ज को अंडरलाइन करना है आपने पहले बताया? करें फिर अंडरलाइन। अब बताइए अप्रोप्रिएट है कि नहीं? क्यों है? रिक्वायर्ड बाय आईएसएस, रिक्वायर्ड बाय आईएसएस। Second, during the year, ATML has acquired 15% shareholding in Bashir Textile Limited, listed company. 15%, क्या ये listed company बशीर टेक्सटाइल ये कोई रिलेटेड पार्टी है? अब बताइए रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड है क्या नहीं? ले सकते हैं। किस इंफॉर्मेशन? शेयर होल्डिंग। हाँ जी, कि इंटेंशन क्या है, कितना अरसा होल्ड गए। देखें, एक है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस के लिए आपको ये इनकी इंटेंशन, ये रिप्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं एग्जिस्टेंस वेरीफाई करने के लिए, लेकिन इसकी क्लासिफिकेशन के लिए कि शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये मैनेजमेंट की इंटेंशन पे डिपेंड करता है। ऐसा ही है। इंटेंशन अगर जल्दी बेचने की है तो शॉर्ट टर्म, लेट बेचने की है तो क्या इसमें रिप्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट है? बिल्कुल, आपने लिखना है रिप्रेजेंटेशन इज अप्रोप्रिएट एज क्लासिफिकेशन डिपेंड्स ऑन इंटेंशन या फ्यूचर प्लान ऑफ मैनेजमेंट। रिप्रेजेंटेशन इज अप्रोप्रिएट। भाई ये क्लियर है? अच्छा, ये रिक्वायर्ड बाय आईएसएस वाली लिस्ट में नहीं थी, ये जजमेंट में। चलिए, चलिए आगे चलते हैं। एटीएम बिल्कुल जो लिखना चाहे लिख लें, जो बता रहा हूं जो लिखना चाहे लिख लें, लिखा हुआ वैसे। ATML owns 6 buildings, out of which 4 have been revalued during the current year, while the remaining buildings would be revalued next year. Revaluation appropriate है क्या? नहीं, क्यों नहीं? Selective revaluation misstatement है, इसलिए appropriate नहीं। अच्छा, अगर सारी की सारी बिल्डिंग रिवैल्यू हो जाती तो फिर अप्रोप्रिएट होता है। सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स कह रहा है, रिवैल्यूएशन में रिप्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट है। ठीक है, प्रोसीजर बताते हम कहेंगे रिप्रेजेंटेशन लो, रिपोर्ट में मैटर बताते हम कहेंगे की ऑर्डर मैटर, की ऑर्डर मैटर, अगर डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट क्या। क्लियर जी? अच्छा, यहाँ पे एक क्विक रिकैप कीजिए। पहले वाले केस में रिप्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट थी रिक्वायर्ड बाय आईएसएस, दूसरे वाले केस में रिक्वायर्ड बाय आईएसएस नहीं थी लेकिन मैनेजमेंट के एस्टिमेट्स, प्लान, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में डिपेंड कर रहे थे, इसलिए हमने ऑब्टेन की। तीसरे वाले केस में रिप्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट ही नहीं है, मिस स्टेटमेंट है। मेरा क्वेश्चन, अगर आपने पहले और दूसरे केस में रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन कर ली है तो मेरा ख्याल है और कोई काम करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है मजीद काम? क्या इसमें रिलेटेड पार्टी में रिलेटेड पार्टी रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करने के बाद वो रिलेटेड पार्टी के प्रोसीजर भी परफॉर्म करने हैं टू इंश्योर कंप्लीटनेस? यस, बिल्कुल करने हैं। क्या इसमें इन्वेस्टमेंट के रिप्रेजेंटेशन लेने के बाद एविडेंस चेक करना है, कहीं ऐसा तो नहीं ये रैंडी के फौरन बाद बेच दिया? शाबाश। अगर एविडेंस हमने ऑब्टेन करना, एविडेंस मैच कर जाता है बेहतरीन, और अगर मैच नहीं करता,
एविडेंस किसी और तरफ निकल जाता है, रिप्रेजेंटेशन किसी और तरफ निकल जाती है। इंटेग्रिटी याद है वो कल एंड में डिस्कशन किए थे, इनकंसिस्टेंस एविडेंस। चले आगे चलते हैं, चाहे नहीं है लेक्चर कौन सा खत्म हो गया अभी? नहीं अभी आधा घंटा है यार, ऐसे ना करें। क्वेश्चन स्टेमिना 1 मिनट है अभी, इसको इतनी जल्दी शुगर लेवल लो। Required evaluate the above situation, comment on management stance and suggest appropriate course of action। मैनेजमेंट स्टैंस को अंडरलाइन करें। 2 चीजें बतानी है, मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू सही है कि गलत, जो कि हमेशा फारग ही होता है, फारग हमेशा ही फारग। और दूसरा क्या बताना है, कोर्स ऑफ एक्शन ऑडिटर क्या करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन as part of audit procedure you have requested the management of energy limited to provide specific representation relating to completeness of related party transaction। बिल्कुल ठीक फैसला किया, रिलेटेड पार्टी पे रिप्रेजेंटेशन लेने का फैसला किया, बिल्कुल ठीक किया। हम इस अच्छे फैसले पे उसको मुबारकबाद पेश करते हैं। अच्छा फैसला किया कि नहीं किया? रिलेटेड पार्टी में रिप्रेजेंटेशन लेने किस वजह? The management is of the view that since the auditor has carried out a detailed review in which no undisclosed transactions were identified, a written representation is not necessary। मैनेजमेंट कह रही है सर हमने ही बताना है, तो आप क्या करते आए हैं? ये तो आप चेक करें ना, हमने रोका थोड़ी है आपको। आपने पहले भी महीना ज़ाया किया, 2 महीने और लगा रहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? ये तो आपका काम है, ये तो आपने। तो बताइए क्या मैनेजमेंट का स्टैंस ठीक है? हम उसे प्यार से समझाएंगे, हम कहेंगे ना भाई ये प्रोसीजर रिक्वायर्ड बाय आईएसएस है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिटर जो इंफॉर्मेशन आपसे कहे। भूल गए प्री कंडीशन फॉर ऑडिट, भूल गए प्री कंडीशन, ये याद है? अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नॉट एक्सेप्टेबल बट रिक्वायर्ड बाय लॉ है, 3 कंडीशन पूरी करनी होती हैं, वो याद होंगी आपको। लेकिन अगर कंडीशन पूरी ना हो सके फिर क्या करना है? नीचे वाली 2 लाइंस याद है? यही नहीं याद, बाकी सारा कंसेप्ट याद है। बता याद है तो बताए फिर। इवैल्यूएट करेंगे कि इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या है, और जो भी इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट होगा एंगेजमेंट लेटर में इंक्लूड करना है। शाबाश। तो बताइए मैनेजमेंट का स्टैंड ठीक है, उसे रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए। अब ये कौन से सिचुएशन है? कल 3 सिचुएशन बताई थी आपको कोर्स ऑफ एक्शन में, इधर यस इधर नो, इधर नो इधर यस, इधर भी यस इधर भी यस। नहीं यार ये कौन सी सिचुएशन है? इनकंसिस्टेंसी वाली नहीं है रे, इनकंसिस्टेंसी वाली नहीं। इनकंसिस्टेंसी तो तब होती है जब एविडेंस भी हो, रिप्रेजेंटेशन भी हो। इधर किधर रिप्रेजेंटेशन दे रहा है? ये स्कोप लिमिटेशन का केस है, और केस भी बड़ा अच्छा नॉर्मल है कि संगीन है? एविडेंस ना हो रिप्रेजेंटेशन हो, ये भी स्कोप लिमिटेशन नॉर्मल। एविडेंस है रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये भी स्कोप संगीन। क्यों संगीन? क्यों? इंटेग्रिटी भी। शाबाश, छाप देंगे, बाकी कंसेप्ट में पहुंच गए। स्कोप लिमिट चलिए। हाँ कोर्स ऑफ एक्शन में बिल्कुल इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन में क्या इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट बताना है, बिल्कुल बताना है कि स्कोप लिमिटेशन है। अगर इफेक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड परवेसिव, क्योंकि ये स्पेसिफिक असर्शन नहीं दे रहे, हमें रिप्रेजेंटेशन लेटर दे रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन लेटर में साइज में फर्क है। क्लियर? मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी डाउटफुल होगी तो इस केस में हम रिस्क को इंक्रीज करते हैं, इंक्लूडिंग रिस्क ऑफ विड्रॉल की बात सोचते हैं। वो विड्रॉल की तरफ, इंटेग्रिटी से रिपोर्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं आता। इंटेग्रिटी डाउटफुल होने से रिपोर्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं आता। इंपैक्ट आता है रिस्क पे, इंपैक्ट आता है प्रोसीजर पे, इंपैक्ट आता है विड्रॉल पे। ठीक है, इसलिए आप ये तो कह सकते हैं कि इंटेग्रिटी एक सवेयर इशू है, लेकिन ये कहना कि इंटेग्रिटी डाउटफुल होने की वाक़ई इफेक्ट परवेसिव है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देंगे, ये स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि मैंने आपको सिखाया, 2 ही सिचुएशन तो सिखाई हैं आपको कि जिनमें ओपिनियन मॉडिफाई हो सकता है। कौन सी सिचुएशन है? मिस स्टेटमेंट, स्कोप लिमिटेशन। ठीक है, मैनेजमेंट इंटेग्रिटी पे तो कभी नहीं सिखाया क्वालिफाइड ओपिनियन आए, नहीं सिखाया। है कोई माइका लाल?
जो ये बताए कि इफेक्ट ऑन रिपोर्ट होता है मिस स्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन की वजह से। एक तीसरी चीज भी है जिसकी वजह से ओपिनियन मॉडिफाई होता है, वो ना मिस स्टेटमेंट है ना स्कोप लिमिटेशन। सोचें, यहां पे हम इस क्वेश्चन की डिस्कशन को एंड करते हैं। सोचें पूरे ऑडिट में आपको यही सिखाया है ना, मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन की वजह से ओपिनियन मॉडिफाई होगा। एक और चीज भी ऐसी है जो बताएगा क्लास के बाद 100 रुपया इनाम पाएगा। लो ये भी इनाम भी दे दिया। और बताए रिलेटेड पार्टी के कंट्रोल। शाबाश, कौन था रिलेटेड पार्टी कंट्रोल? ये दो थे। ये पहले किसकी आवाज आई थी? दोनों को 50-50, दोनों को 50 क्लास के बाद आपने। शाबाश। जब वाहिद सिचुएशन है जब रिलेटेड पार्टी के कंट्रोल इनइफेक्टिव हो, ये स्कोप लिमिटेशन हो जाती है। ठीक है, वरना इन कंट्रोल्स के ऊपर कभी ओपिनियन मॉडिफाई नहीं किया हमने, वाहिद सिचुएशन। चलिए अब आते हैं हम सबसीक्वेंट इवेंट्स की तरफ। टॉपिक क्या है हमारा? सबसीक्वेंट इवेंट। सबसे पहले आपने देखे इसमें ना डेफिनेशंस के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, वो रिप्रेजेंटेशन काइंड में जो छोटा सा टॉपिक है ना, वो डब्बे वाला, वो कल डिस्कस करेंगे। आज मैं चाह रहा हूं मेन कंसेप्ट बिल्ड कर दो। सबसीक्वेंट इवेंट, अब जिस तरीके से पढ़ाऊं समझाऊं उसी तरीके से समझना है। किसी स्टूडेंट ने काउंटिंग में ये टॉपिक पढ़ा हुआ है और कोई स्टूडेंट जिसने ना पढ़ा हो? कोई एक स्टूडेंट भी अगर है तो मुझे बताएं। कोई एक तो होगा ना, आप नहीं, ऑनलाइन वालों में है एक स्टूडेंट। हाँ, ये अब उसके लिए समझा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा भी हुआ तो भूल गए होंगे। सब्सिक्वेंट इवेंट कह रहा है दोज इवेंट occur between year end and date of issuance financial statements। ईयर एंड को अंडरलाइन करें, डेट ऑफ इशुएंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। याद रखें ईयर एंड से पहले कोई सब्सिक्वेंट इवेंट नहीं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के बाद कोई सब्सिक्वेंट इवेंट नहीं, इन दोनों के दरमियान में है सब्सिक्वेंट इवेंट जो ईयर एंड के बाद अकर होते हैं। कब सब्सिक्वेंट इवेंट कब अकर होते हैं? ईयर एंड के बाद। ये कैसे पता चलेगा ये सब्सिक्वेंट इवेंट है कि नहीं? क्वेश्चन में डेट दी होगी, 100% कंफर्म में डेट दी होगी और उसमें कहा होगा ये वकूआ हुआ है ईयर एंड के बाद। तो अगर कह दे वकूआ हुआ ईयर एंड के बाद, फौरन आपने उठ के सब्सिक्वेंट इवेंट के चैप्टर में पहुंच जाना। ठीक है, रिक्वायरमेंट में बाज़ औक़ात कह देगा सब्सिक्वेंट इवेंट, लेकिन बाज़ औक़ात रिक्वायरमेंट में नहीं कहता। फिर डेट से पता चलता है। वकूए की डेट अगर ईयर एंड के बाद है तो किधर पहुंच जाना हमने? सब्सिक्वेंट, क्योंकि वो कहता है डेफिनेशन में कह रहा है ईयर एंड के बाद जो भी इवेंट हुआ सब्सिक्वेंट इवेंट। ठीक है, अब सब्सिक्वेंट इवेंट की भी दो टाइप्स हैं, एक एबीसी वाला, एक 1 2 3 वाला। एक 1 2 3 वाला, एक एबीसी। एक वो सब्सिक्वेंट इवेंट जिसकी कंडीशन एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट और एक वो जिसकी कंडीशन डिड नॉट एग्जिस्ट एट बैलेंस शीट डेट। सब्सिक्वेंट इवेंट की कितनी टाइप्स हैं? दो। एक जिसकी कंडीशन एग्जिस्ट करती थी बैलेंस शीट डेट, दूसरा जिसकी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी एट बैलेंस शीट डेट। ठीक है, ये दोनों में फर्क। कंडीशन का मतलब क्या है? चांस, जिसके अकर होने का चांस था बैलेंस शीट डेट में। ठीक है, वो है भाई एडजस्टिंग। सिंपल एग्जांपल, बंदा टीबी का मरीज है 6 महीने से, उसकी डेथ हो गई ईयर एंड के बाद। ईयर एंड पे टीबी का मरीज था, टीबी बीवी का मरीज नहीं था, टीबी का मरीज था। क्या कंसेप्ट है तो ईयर एंड के बाद उसकी डेथ हो गई, क्या कंडीशन एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट? यस, ये एडजस्टिंग इवेंट है, इसे कहते हैं एडजस्टिंग इवेंट है। और एक बंदे को अचानक हार्ट अटैक हुआ 2-3 मिनट में फारग। मौत तो किसी भी वक्त आ सकती है, कहीं पे भी आ सकती है, क्लास में नहीं आ सकती। क्या आ सकती है? आ सकती है। ठीक है, इसलिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। तो ये एडजस्टिंग इवेंट के नॉन एडजस्टिंग इवेंट, क्योंकि कंडीशन डिड नॉट एग्जिस्ट एट बैलेंस शीट डेट। उसी तरह याद रखें, आपने इवेंट को देख के, वैसे हमने लिस्ट बनाई हुई है लेकिन बाज़ औक़ात वो लिस्ट में हेराफेरी कर जाता है। जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, सबसे बड़ी एडजस्टिंग इवेंट की एग्जांपल है बैंकरप्सी ऑफ डेटर। नॉर्मली बैंकरप्सी और ईयर एंड के बाद डेटर बैंकरप्ट हो जाए ना, तो ये कहा जाता है कोई भी बंदा अचानक बैंकरप्ट नहीं होता, उसके हालात आस्ता आस्ता खराब होते हैं।
तो बैंक्रप्सी ऑफ डेटर में नॉर्मली कंडीशन एग्जिस्ट एट बैलेंस शीट डेट के नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट एडजस्टिंग के नॉन एडजस्टिंग, एडजस्टिंग। लेकिन एक केस स्टडी में उसने कह दिया कि डेटर बैंक्रप्ट हुआ किस वजह से, ये रेंट के बाद उसकी फैक्ट्री पे टेररिस्ट ने अटैक किया था, आग लग गई थी जिसकी वजह, अब ये नॉन एडजस्टिंग। तो वैसे हमने आपको लिस्ट देंगे ये एडजस्टिंग इवेंट है, ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, लेकिन केस स्टडी में आपने जहन में रखना है अगर वो इंफॉर्मेशन दे दे, अगर तो वो ये अचानक ही कोई इवेंट हुआ है तो वो कोई सा भी हो वो नॉन एडजस्टिंग है, और अगर ये रेंट से पहले उसका चांस था तो एडजस्टिंग इवेंट। तो ये बात समझ आई। अच्छा देखिए एडजस्टिंग क्या हमें पता चल गया, सब्सिक्वेंट इवेंट क्या है, फिर उसके बाद दो टाइप्स हमें पता चल गई, सब्सिक्वेंट इवेंट की दो टाइप्स हैं, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग। कोई पूछे एडजस्टिंग इवेंट कौन सा, आपने कहना कंडीशन एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट यानी चांस, और अगर पूछे नॉन एडजस्टिंग कौन सा है, कंडीशन डेट ना अचानक हुआ, जो अचानक हुआ नॉन एडजस्टिंग। एडजस्टिंग इवेंट होते हैं नंबर्स में एडजस्टमेंट होती है, एक्सपेंस इनकम एसेट्स लायबिलिटी रिवाइज करते हैं, एडजस्ट करते हैं। और नॉन एडजस्टिंग में क्या करते हैं, ABC यानी नो डिस्क्लोजर देते हैं, ठीक है। क्योंकि एडजस्टिंग है कोई नॉन, आपको कौन सा इवेंट पसंद है, एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग, कौन से एडजस्टिंग, शाह अकाउंटेंट है ना इसीलिए एडजस्टिंग इवेंट पसंद। अब सुन लीजिए एग्जांपल्स, अगर तो क्वेश्चन में कुछ सिर्फ इवेंट बताया है, आगे कोई एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन नहीं दी, बाय डिफॉल्ट आपने क्लासिफिकेशन ये करनी है। और अगर उसने कोई कभी कभार ऐसे करता है जब उससे क्वेश्चन मुश्किल बनाना हो, वो कह देता है कि इन्वेंट्री NRV, अगर ये रेंट के बाद इन्वेंट्री कम प्राइस पे सेल हो ना, कॉस्ट से कम पे, ये एडजस्टिंग इवेंट है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कह दे, क्योंकि नॉर्मली हम कहते हैं भाई ये बाद में बिकी, ये रेंट पे ही इसकी वैल्यू कम हो चुकी थी, लेकिन अगर क्वेश्चन में कह दे कि 5 जनवरी को बारिश हुई थी और फिर इसके बाद इन्वेंट्री वहां पे जो पड़ी हुई थी खराब हो गई और अब वो कॉस्ट से कम पे सेल हुई है, अब ये एडजस्टिंग है नॉन एडजस्टिंग, क्यों नॉर्मली तो NRV अगर कॉस्ट से कम हो तो एडजस्टिंग होता है, लेकिन यहाँ पे उसने क्लियरली बता दिया वो जो बुकुआ हुआ है जिसकी वजह से वो 31 दिसंबर ईयर के बाद हुआ है। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, कोई एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन ना दे, तो आपने आंखें बंद करके इस लिस्ट को फॉलो करना है कि ये एडजस्टिंग इवेंट की एग्जांपल है, ये नॉन एडजस्टिंग। जल्दी से एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं, इसमें जो ज्यादा है मैं आपको टिक करवा दूंगा, जो कम में है मैं आपने वो भी पढ़ लेनी है। एडजस्टिंग इवेंट की एग्जांपल्स, सेटलमेंट ऑफ लीगल केस पहले बता चुके हैं, टिक करें, वेरी इंपॉर्टेंट। सब्सिक्वेंट बैंक्रप्सी ऑफ डेटर, टिक करें, वेरी, ये इनका डेट बेटर। सब्सिक्वेंट सेल ऑफ इन्वेंट्री बिलो कॉस्ट, टिक करें, वेरी इंपॉर्टेंट। सब्सिक्वेंट फाइनलाइजेशन ऑफ परचेज सेल प्राइस ऑफ एसेट्स व्हिच आर परचेज आर सोल्ड बिफोर ईयर एंड, अकाउंटिंग में अहम होती है, ऑडिट में नहीं, ये इतनी अहम नहीं। सब्सिक्वेंट डिस्कवरी ऑफ एरर ऑफ फ्रॉड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, टिक करें। फिर इसका रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव इन्वेंट्री आफ्टर ईयर एंड, वेरी इंपॉर्टेंट। चेंज इन गोइंग कंसर्न assumption आफ्टर द ईयर एंड, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन लेस भी नहीं। इसका मतलब इस वाली कैटेगरी में तकरीबन सारी चीजें ही अहम है एक के अलावा, ऐसे ही है। अब जरा नॉन एडजस्टिंग वाली एग्जांपल्स को पढ़ते हैं। नॉन एडजस्टिंग वाली एग्जांपल क्या है जी, आगे चाहे पीछे तो देख। सेल आर परचेज ऑफ सिग्निफिकेंट एसेट्स आर बिजनेस यूनिट, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। देखिए सेल पहले किया, परचेज प्राइस बाद में डिसाइड हुई, वो एडजस्टिंग में लेके गया था, सेल ही बाद में किया तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। मेजर रीस्ट्रक्चरिंग डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ऑपरेशंस, नहीं पढ़ लेने हैं, पूछने को अभी पास में उसने नहीं पूछा हुआ, पता कुछ नहीं होता आपको, होता एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी, ये कंसेप्ट आई कैप ने भी पढ़ा हुआ है, वो अप्लाई भी करता है। मेजर रीस्ट्रक्चरिंग डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ऑपरेशंस, नॉन एडजस्टिंग इवेंट, नॉट सो इंपॉर्टेंट। इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स बाय गवर्नमेंट, नॉट। डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेट्स बाय फायर फ्लड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इश्यू ऑफ गारंटी और कमिटमेंट्स, ये भी अहम है। आपको याद है केसडी कैसे में क्या रिलेटेड पार्टी को उसने ईयर एंड के बाद गारंटी इशू की थी, याद है, बैंक गारंटी।
एक केस स्टडी थी उसमें ज़कात वाला पॉइंट भी था शायद। तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, इसका डिस्क्लोजर आएगा। मेजर लिटिगेशन स्टार्टेड आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। देखिए अगर लिटिगेशन पहले स्टार्ट हो गई, फैसला बाद में हुआ, एडजस्टिंग था, और स्टार्ट ही बाद में हुई, नॉन एडजस्टिंग है, क्योंकि कंडीशन बैलेंस शीट में एग्जिस्टिंग। चेंजेस इन टैक्स लॉज और फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट एबनॉर्मली लार्ज, नॉन एडजस्टिंग, नॉट इम्पोर्टेंट। कस्टमर कैंसल्ड ऑर्डर ड्यू टू चेंज इन लॉज, ये इंपॉर्टेंट है ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, केस स्टडी में टच कर लेता है। ठीक है, ईयर एंड के बाद अगर कस्टमर ने, अच्छा एक और चीज ध्यान में रखिएगा, इस पॉइंट से कस्टमर कैंसलेशन से याद आ गया, ईयर एंड से पहले ऑर्डर कैंसिल किया ना, एडजस्टिंग इवेंट, ईयर एंड के बाद किया तो नॉन एडजस्टिंग। अचानक कर दिया, अगर बैंकरप्ट हो गया नॉर्मल हालात में, कस्टमर बैंकरप्ट हो गया, एडजस्टिंग। कस्टमर ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया क्योंकि लॉन बैन कर दिया था ईयर एंड के बाद, नॉन एडजस्टिंग। याद रखें बाज़ औक़ात ऐसा होता है एक चीज से दूसरी चीज रिलेट कर रही होती है। डेटर है, किसी डेटर के लिए हमने अगर इन्वेंट्री भी रखी हुई है तो याद रखें अगर डेटर एडजस्टिंग इवेंट तो उसके लिए जो इन्वेंट्री रखी थी वो भी एडजस्टिंग इवेंट। अगर डेटर नॉन एडजस्टिंग इवेंट उसके लिए इन्वेंट्री रखी थी वो भी। एग्जाम्पल से समझें, उसने केस स्टडी में कहा डेटर आपका बैंकरप्ट हो गया ईयर एंड के बाद, आगे कुछ भी नहीं बताया, एडजस्टिंग के नॉन एडजस्टिंग। एडजस्टिंग हमने सब्सटेंटिव प्रोसीजर बताए बैंकरप्सी ऑफ डेटर के, और प्रोविजन उससे कहा रिकॉर्ड करो। फिर उसने कहा इस डेटर के लिए स्पेशलाइज्ड इन्वेंट्री भी रखी थी, उस क्या इन्वेंट्री भी एनआरवी पे आएगी कि नहीं? मेन इवेंट यानी बैंकरप्सी ऑफ डेटर एडजस्टिंग, तो रिलेटेड इवेंट यानी इन्वेंट्री वाला वो भी एडजस्टिंग। और अगर मेन इवेंट नॉन एडजस्टिंग, रिलेटेड इन्वेंट्री वाला भी नॉन। ये असूल याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि आधा हिस्सा एडजस्टिंग कर लें और आधा नॉन एडजस्टिंग कर लें। यहाँ तो पूरे का पूरा एडजस्टिंग में जाएगा या सारे के सारे फैक्ट नॉन एडजस्टिंग में। ये बात समझ आई? ये इस कस्टमर कैंसिल ऑर्डर से याद है मुझे। फिर कह रहे हैं भाईजान एक दफ़ा फिर, हालांकि पहले समझाया है, एक दफ़ा फिर आगे जो कंसेप्ट समझने जा रहे हैं ना उनके लिए ये तरतीब समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने तरतीब समझी तो फिर आगे चल सकेंगे, वरना नहीं चल सकेंगे। कौन सी तरतीब? इंपोर्टेड डेट्स इन सीक्वेंस। ये सीक्वेंस में डेट्स होती हैं, सारी याद रखनी है। सबसे पहले डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है, यानी ये एंड यानी 31 दिसंबर बैलेंस शीट डेट। फिर है डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिस दिन डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव की। किसने अप्रूव की? डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव की और ऑडिटर को दे दी। फिर ऑडिटर ने साइन करके ऑडिट किया और ऑडिट रिपोर्ट दी। और फिर डेट ऑफ इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दो चीजें हैं, एक है डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक है डेट ऑफ इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दोनों में फर्क है। जिसने ये फर्क पिक कर लिया टॉपिक उसके लिए आसान हो गया। डेट ऑफ अप्रूवल क्या है? फाइनेंशियल में बना के कहा सर ऑडिटर भाई हमारी तरफ से ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट फारिग है, कबूल कीजिए। ये है डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर उसके बाद इशू ऑफ नहीं है, इशू नहीं, उसके बाद ऑडिटर उसके ऊपर वेरिफिकेशन करके रिपोर्ट देता है। मैनेजमेंट फिर उस रिपोर्ट और अप्रूव्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इकट्ठा करके शेयर होल्डर को नोटिस ऑफ एजीएम भेजती है। वो है इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लॉ में आपने पढ़ा हुआ है 21 दिन एजीएम से 21 दिन पहले नोटिस ऑफ एजीएम भेजना है। उसके साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट नोटिस ऑफ एजीएम के साथ लगानी है। तो कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि शायद फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होगी एजीएम वाले दिन। नो 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 नो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब इशू होंगी? एजीएम से पहले। कब इशू होंगी? 21 दिन पहले। ये जहन में रखिएगा पॉइंट, आगे प्रोसीजर में काम आएगा। ठीक है, क्योंकि वो एक जगह पे लिखा हुआ है कि अगर मैनेजमेंट 2 नंबरी करे ना, रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ करे, कोई प्रॉब्लम करे, तो ऑडिटर एजीएम में चीख चीख के सबको बता दे कि मैनेजमेंट की स्कीम क्या है धोखा देने की। ठीक है जी, ये डेट्स फिर से बताइए मुझे, क्लियर है जी? चलिए अब हम आते हैं मेन कंसेप्ट। आज ज्यादा नहीं पढ़ाना आपको, लेकिन कंसेप्ट बिल्ड कर देना है। प्रोसीजर्स कल पढ़ाने हैं, कल के लेक्चर में। कंसेप्ट आज के लेक्चर में बिल्ड कर देना है। इसीलिए
अटेंटिव हो जाए। भाई शुगर लेवल नॉर्मल हो गया भाई का? चलिए ठीक। अब सुनिए, सबसे पहले फोकस करना है सब्सिक्वेंट इवेंट, तो पता चल गया क्या है। इसकी दो टाइप्स, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग है। इवेंट कंडीशन एग्जिस्ट एट बैलेंस शीट डेट, कंडीशन नॉट एग्जिस्ट एट बैलेंस शीट डेट। अब चलते हैं, ये ब्लैक टाइमलाइन के ऊपर फोकस करें, बाकी सारी चीजें आउट ऑफ फोकस कर दें। ब्लैक लाइन, सिर्फ एक लाइन है, कंसेप्ट इसी में छुपे हैं। नीचे प्रोसीजर है कंसेप्ट लाइन में। ये कुछ इवेंट्स हैं, अगर हम अपॉइंट हुए ऑडिट करने के लिए 31 नवंबर 2022 ईयर एंड का, तो 31 दिसंबर क्या है, इसको ईयर एंड भी कहते हैं, इसको बैलेंस शीट डेट भी कहते हैं। ठीक है, ये है ईयर एंड बैलेंस शीट डेट। फिर इसके बाद आएगी डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, एक डेट। इससे पहले मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के अप्रूव करके ऑडिटर को दे चुकी होगी, ऑडिटर उसको वेरीफाई कर चुका होगा। ठीक है, फिर ऑडिटर वेरीफाई करने के बाद रिपोर्ट दे दी होगी। ठीक है, डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। तो ऑडिटर ने रिपोर्ट दी 6 अप्रैल को, ये डेट सेल में रखिएगा, 31 दिसंबर ईयर एंड की, फिर ऑडिटर 6 अप्रैल। फिर इसके बाद मैनेजमेंट ने ऑडिटर रिपोर्ट लेके उसके साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लगा के प्रिंटिंग प्रेस दे दी होगी। प्रिंटिंग प्रेस में उसने कहा होगा 100 कॉपी निकाल दे। फिर इसके बाद 100 कॉपी निकाल के नोटिस ऑफ एजीएम तैयार करके शेयर होल्डर्स को भेज दी होंगी, और ये भेजी हैं 10 अप्रैल को। याद रखे, जिस दिन ऑडिटर्स रिपोर्ट दी जाती है ना मैनेजमेंट को, उसी दिन इशू नहीं हो जाती, क्योंकि उसकी कॉपी करवानी होती है, एजीएम का नोटिस बनाना होता है, उसके साथ अटैच करनी होती है, 3-4 दिन का टाइम लग जाता है। तो डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट और दिन है, डेट ऑफ इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दिन है, और दोनों में फर्क है। दोनों में फर्क किस वजह से है? फर्क किस वजह? वो प्रिंटिंग वगैरह के लिए। ठीक, तो 10 अप्रैल को एजीएम का नोटिस के साथ भेजा। ठीक है जी, ठीक है। फिर इसके बाद 10 कर ले या 9 कर ले, 21 दिन के हिसाब से, मेरा ख्याल है 30, 10वां भी दिन डाल के 21 दिन हो जाते हैं। 30 डेट ऑफ इशू, भाई फर्क समझ आ गया तीनों में? ये है, इसको इवेंट ए, कभी कभार मैं जल्दी में, जब मैंने टाइम बचाना होगा, इसको बोलूंगा पॉइंट ए। पॉइंट ए से क्या मुराद है? ये रैंड। कभी बोलूंगा पॉइंट बी, डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, कभी बोला पॉइंट सी। अच्छा, अब आपने बुक की तरफ नहीं देखना। पहला मेरा अहम क्वेश्चन, सब्सिक्वेंट इवेंट कब से कब तक है? पॉइंट ए से लेके बी तक या पॉइंट ए से लेके सी तक? ये जहन में रखिएगा, ना ए से पहले का कोई इवेंट सब्सिक्वेंट इवेंट है, ना सी के बाद जो अकर हुआ वो सब्सिक्वेंट इवेंट है। ना ए से पहले जो अकर हुआ वो सब्सिक्वेंट इवेंट है, और ना सी के बाद जो अकर हुआ वो सब्सिक्वेंट इवेंट है। ये असूल जहन में रखिएगा। अच्छा, अब सुनिए, अकाउंटिंग क्या कहती है? अकाउंटिंग, यहां पे अकाउंटिंग और ऑडिट का थोड़ा इख्तलाफ। अकाउंटिंग कहती है सब्सिक्वेंट इवेंट्स है ए से लेके सी तक, डेफिनेशन में लिखा हुआ। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ए से लेके बी तक। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ए से बी तक का मतलब यह ऑडिटर ने एक्टिवली प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। इस पीरियड में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्टिव रिव्यू की। एक्टिव रिव्यू की मतलब पता क्या होता है? ऑडिटर ने खुद भागदौड़ करके सब्सिक्वेंट इवेंट ढूंढने हैं। एक्टिव रिव्यू का मतलब क्या है? ऑडिटर ने खुद भागदौड़ करके सब्सिक्वेंट इवेंट ढूंढने हैं। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पॉइंट ए से लेके बी तक, बी से लेके सी तक ऑडिटर की पैसिव रिव्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पैसिव रिव्यू क्या होता है ये भी सब्सिक्वेंट इवेंट बी और सी के दरमियान वाले, लेकिन इसमें रिस्पॉन्स पैसिव रिव्यू का मतलब क्या है? ऑडिटर अपने ऑफिस में चुप करके बैठा होगा, भागदौड़ नहीं कर रहा होगा। अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है तो मैनेजमेंट उसे आके बताएगी, फिर वो एक्शन लेगा, वरना नहीं लेगा, वरना नहीं लेगा। भाई बात समझ आई है? एक्टिव रिव्यू और पैसिव रिव्यू में बात समझ आए? एक्टिव रिव्यू क्या है?
ऑडिटर खुद से भागदौड़ करके सब्सिक्वेंट इवेंट ढूंढेगा। पैसिव रिव्यू क्या है? ऑडिटर अपने मैनेजमेंट से या किसी और सोर्स से ऑडिटर को पता चलेगा, मैनेजमेंट या किसी और सोर्स से ऑडिटर को पता चलेगा, तो फिर ऑडिटर एक्शन लेगा, वरना नहीं लेगा। पैसिव रिव्यू समझ आया? एक्टिव रिव्यू पे। और अगर आपको याद हो तो एंगेजमेंट लेटर के एलिमेंट्स में एक लाइन थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू इन्फॉर्म ऑडिटर अबाउट सब्सिक्वेंट इवेंट। अगर टाइम हो तो जल्दी से, अगर याद आ गया ठीक, नहीं तो वो इसकी बात कर रहा था, इस पैसिव रिव्यू की। और आप उधर, आपने किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था शायद कि सर मैनेजमेंट ने ऑडिटर रिपोर्ट से पहले वाले इवेंट्स क्यों नहीं बताने? क्योंकि उधर लिखा हुआ था ऑडिट रिपोर्ट के बाद वाले इवेंट, तो इसलिए नहीं बताने क्योंकि वो हमने ढूंढने हैं। एक्टिव रिव्यू क्लियर हुई बात? यहाँ पे 2023 आएगा। शाबाश, उतनी देर से आप यही तो नहीं सोच रहे थे। शाबाश शाबाश शाबाश, नहीं ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है। यहाँ पे 23 है, बेहतरीन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नहीं हाँ जी, ठीक 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 ठीक। तो ये एक्टिव रिव्यू और पैसिव रिव्यू समझ आ गया? अब सुनिए, एक्टिव रिव्यू में ऑडिटर ने सब्सिक्वेंट इवेंट्स आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। क्लियर? प्रोसीजर कौन से परफॉर्म करने हैं? ये प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई सब्सिक्वेंट इवेंट के क्वेश्चन में रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए व्हाट प्रोसीजर ऑडिटर वुड परफॉर्म टू आइडेंटिफाई सब्सिक्वेंट इवेंट। आपने कहना है पहले मैनेजमेंट का प्रोसेस अंडरस्टैंड करें, मैनेजमेंट कैसे सब्सिक्वेंट इवेंट को आइडेंटिफाई करती है। फिर मैनेजमेंट से इंक्वायर करें आपने अपने प्रोसेस से कोई सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई किए। आपने ये प्रोसीजर पढ़ने और मुझे बताना है आपको कौन सा कंसेप्ट याद आ रहा है इससे। फिर मैं ऑडिटर ने मिनट्स ऑफ द मीटिंग रीड करने हैं। कौन सी मीटिंग के मिनट्स? जो ड्यूरिंग द ईयर हुई है कि ईयर एंड के बाद? क्योंकि सब्सिक्वेंट इवेंट ईयर एंड के बाद वाली मैनेजमेंट मीटिंग होंगे ना। फिर इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीड करनी है। इंटरम पता है? वो इंटरम कौन से? ईयर एंड के बाद वाली कि पहले वाली? सब्सिक्वेंट इवेंट बाद वाली में ही होंगे। सब्सिक्वेंट इवेंट्स ऐसा ही है। और मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी है। क्या रिप्रेजेंटेशन में पढ़ा था सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में? ये ले। इसके अलावा कुछ और भी छोटे मोटे प्रोसीजर हैं, जैसे अगर लिस्टेड कंपनी ने क्वार्टरली फाइनेंशियल में बनानी होती है, अनलिस्टेड नहीं, अगर फाइनेंशियल में नहीं बनी तो बुक्स ईयर एंड के बाद की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर लो, बैंक स्टेटमेंट को इंस्पेक्ट कर लो। कुछ अदर प्रोसीजर्स भी हैं। ये अगर आप देखें तो मिलते जुलते हैं, कुछ रिलेटेड पार्टी वाले प्रोसीजर उससे मिलते जुलते हैं कि गोइंग कंसर्न वालों से मिलते जुलते हैं, गोइंग कंसर्न वालों से मिलते या ठीक। चले बहरहाल ये है हमारे सब्सिक्वेंट इवेंट के प्रोसीजर। क्लियर? जिस तरह रिलेटेड पार्टी है, हमने मैनेजमेंट से कहा था ना पहले अपना प्रोसेस बताओ, कंट्रोल्स बताओ, फिर जो रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई की है वो बताओ। यहाँ पे भी पहले हम मैनेजमेंट से प्रोसेस पूछ रहे हैं कि अपना सब्सिक्वेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई करने के प्रोसीजर बताओ, और फिर यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? जो रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हो गई है वो बताओ। फिर उसके बाद चुप करके बैठ गए, खुद भी मिनट्स ऑफ द मीटिंग रीड किया, इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखा, रिप्रेजेंटेशन और कुछ अदर प्रोसीजर्स भी हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह, ट्रांजैक्शन वगैरह, बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह, इसको चेक कर लिया। ये प्रोसीजर आइडेंटिफाई हो गए। अच्छा अब सुनिए, क्वेश्चन में उसने कहा आपने ऑडिट के दौरान में सब्सिक्वेंट इवेंट के पैसिव रिव्यू में एक केस आइडेंटिफाई किया कि एक लीगल केस है, उसका डिसीजन हो चुका है, बताइए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। अभी लेक्चर के स्टार्ट में आपको एक रूल बताया था, क्या? बेहतरीन, स्पेसिफिक इवेंट आ जाए स्पेसिफिक प्रोसीजर बताए। यहाँ पे स्पेसिफिक इवेंट आ गया। कौन सा? लीगल केस। तो लीगल केस या लिटिगेशन के प्रोसीजर बता देंगे। अच्छा वन पेजर पे ना वो दो जगह पे आ गया, उसको मर्ज कर लें, वो डुप्लीकेशन होगी वन पेजर पे। लीगल केस और लिटिगेशन एक ही बात है। प्रोसीजर बताएंगे, बिल्कुल प्रोसीजर बता। अच्छा मुझे ये बताइए उस सिचुएशन में जब उसने कहा कि आपने लीगल केस आइडेंटिफाई कर लिया है,
अब आपने प्रोसीजर कौन से बताने हैं? क्या ये प्रोसीजर बताएंगे? $1,000,000 क्वेश्चन, क्या ये प्रोसीजर बताएंगे या स्पेसिफिक प्रोसीजर? क्यों? कॉमन सेंस। भाई ये परफॉर्म कर चुके हैं तो ये मिला है ना। अगर ये परफॉर्म ही ना किया होता तो सब्सिक्वेंट इवेंट कैसे आइडेंटिफाई हो जाते? इसका मतलब है आप ये प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई सब्सिक्वेंट इवेंट परफॉर्म कर चुके हैं, वो नहीं करने, वो कर चुके हैं तभी तो सब्सिक्वेंट इवेंट सामने आया है। ये कॉमन सेंस का पॉइंट ध्यान में रखना है। समझ आ रही है बात की? ठीक है, ये वही जिस तरह रिलेटेड पार्टी में था ना टू और ऑन, जिस तरह फ्रॉडिस फैक्टर में था टू और ऑन, उसी तरह सब्सिक्वेंट इवेंट में भी है टू और ऑन। सब्सिक्वेंट इवेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोसीजर ये 5-6 अदर मिला के, और ऑन आइडेंटिफाइंग सब्सिक्वेंट इवेंट वो प्रोसीजर क्या होंगे? ये चीज स्पेसिफिक वाले, ये याद रखना है। नहीं समझ आई ना बात? आ गई बात समझ? ऑन वाली बात समझ नहीं आई? दोबारा सुन ले। ये भाई को मैं देखी पहली दफा, है कौन आप? किसी और क्लास के तो नहीं है? सीए के? अच्छा चलिए कोई बात, सीए क्या तो हमारे हैं, कोई बात है, कोई बात नहीं, सीए के है ना। अच्छा, तो अगर क्वेश्चन में कहे ना आप क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे टू आइडेंटिफाई सब्सिक्वेंट इवेंट, किस लिए? टू आइडेंटिफाई सब्सिक्वेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो ये वाले प्रोसीजर है। और अगर कहे क्या आपने सब्सिक्वेंट इवेंट्स में एक बैंकरप्सी ऑफ डेटर का इवेंट आइडेंटिफाई कर लिया, या आपने लीगल केस आइडेंटिफाई कर लिया, या ये आग लगी थी आपको पता चला और वेयर हाउस जल गया क्लाइंट का, तो फिर आपने ये टू वाले प्रोसीजर नहीं लिखने, ऑन वाले लिखने। और ऑन वाले कहां से मिलेंगे आपको प्रोसीजर? चैप्टर 10 से, 1 पेजर से, चैप्टर 10 से, बुक से। ठीक है, चैप्टर 10। वो ऑन वाले क्यों, ये टू वाले क्यों नहीं लिखने? क्योंकि ये कर लिए हैं तभी तो ये इशू आइडेंटिफाई हुआ है। बात समझ आ रही है? ये कर चुके हैं तभी तो इशू। तो ये केस स्टडी के अल्फाज को गौर से देखना है, उसमें जो इवेंट डिस्कस हो रहा होगा ना उसको गौर से देखना है। और कुछ भी केस स्टडी का सर पैर समझ ना आए, अगर इवेंट कोई दिया हुआ उसके प्रोसीजर लिख दे। और कुछ सर पैर कुछ समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, इवेंट के प्रोसीजर लिख दे। लेकिन ये निंजा अप्रोच है। निंजा अप्रोच उस वक्त चलानी है जब हमारी स्पेसिफिक अप्रोच ना चले। हर क्वेश्चन में निंजा अप्रोच नहीं चलनी, इक्का दुक्का पे चल जाएगी। भाई कुछ को समझ आए? तो यहां ए से बी तक आइटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अगर ए से बी के दरमियान में 2 तरह के क्वेश्चन पूछेगा, आपको कैसे पता चलेगा ये इवेंट ए और बी का है, बी और सी का है, या सी के बाद वाला है? केस स्टडी के अंदर डेट दी होगी। केस स्टडी के अंदर अगर ए और बी के दरमियान में इवेंट है, 2 में से कोई एक क्वेश्चन होगा। वो यहाँ 2 का क्वेश्चन सेट करेगा या उनका करेगा। ये हमने बता दिया आपको। 2 के प्रोसीजर आपको इसी चैप्टर से मिल जाएंगे। ये प्रोसीजर अगर 1 पेज वगैरह याद है, बुक याद है तो ठीक है, वरना इसको रिवाइज कर लें। अब अगला सवाल पूछे, सर अगर पॉइंट बी के बाद कोई इवेंट अकर हो, बी और सी के दरमियान में या सी के बाद, तो क्या होगा? पूछे आपने पूछना है बी और सी के दरमियान में इवेंट हो तो क्या होगा, आपने पूछना है सी के बाद इवेंट हो तो क्या होगा। इवेंट उसका क्या होगा? अच्छा, और आप पूछे क्या पूछना है? बी और सी के दरमियान में इवेंट होगा तो क्या होगा, ये पूछना चाहते हैं तो पूछे ना। आप क्या पूछना चाहते हैं? सी के बाद इवेंट होगा तो। ये कल के लेक्चर का हिस्सा है, लेकिन ए और बी के दरमियान में क्या होगा ये बता दिया। अब बी के बाद क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह। चलिए जी, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।